9 जनवरी 2014 शाम के लगभग 4:40 कराची की लियारी एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक अपनी रफ्तार में चल रहा था। सड़क पर हल्की धूप पड़ रही थी और दूर दूर तक गाड़ियों की लगातार आवाजाही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में सब कुछ बदलने वाला है। एक काली बुलेट प्रूफ टोयोटा कोरोला, जिसके शीशे गहरे टिंटेड थे, एक्सप्रेसवे पर स्थिर गति से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के आसपास सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा था, लेकिन बाहर से देखने पर यह एक आम मूवमेंट जैसा ही लग रहा था। अंदर बैठा था एक ऐसा पुलिस अधिकारी जो वर्षों से कराची के सबसे खतरनाक आतंकियों और अपराधियों के निशाने पर था। तभी सड़क के दूसरी तरफ से एक और गाड़ी तेजी से उसकी दिशा में बढ़ती है। शुरुआत में वो भी बाकी ट्रैफिक का हिस्सा लगती है, लेकिन अचानक उसकी रफ्तार असामान्य हो जाती है। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड, और फिर सीधी टक्कर। और उसी टक्कर के साथ एक भयानक विस्फोट। हमलावर की गाड़ी में भरे लगभग 150 से 200 किलो विस्फोटक एक ही पल में फट पड़ते हैं। धमाका इतना जोरदार होता है कि काली बुलेट प्रूफ गाड़ी हवा में उछल जाती है। उसका धातु का ढांचा मुड़ जाता है और वो कई मीटर दूर जाकर सड़क पर गिरती है। चारों तरफ आग की लपटें फैल जाती हैं। आसपास खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। कांच के टुकड़े हवा में बिखर जाते हैं और कुछ ही पलों में पूरी सड़क धुएं और चीखों से भर जाती है। लोग भागते हैं, कोई समझ नहीं पाता कि अभी हुआ क्या है। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक आत्मघाती कार बम हमला था, जिसे खास तौर पर अंजाम दिया गया था उस आदमी के लिए जिसने सालों तक इस शहर में आतंक और अपराध के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ी थी। उस दिन उस धमाके में सिर्फ एक गाड़ी नहीं उड़ी थी, बल्कि एक ऐसा नाम खत्म हुआ जिससे दुश्मन कांपते थे। और वो नाम था चौधरी असलम। सफेद पठानी शलवार कमीज, घनी दाढ़ी, एक हाथ में पिस्तौल, दूसरे में सिगरेट, मौत से भी न डरने वाला, यही उसकी पहचान थी। 10 अप्रैल 1963 पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मनसेहरा जिले का एक छोटा सा गांव अरघुशल। यहीं जन्म होता है मोहम्मद असलम खान का। एक साधारण परिवार जहां संसाधन सीमित हैं और जीवन सीधा है। इसकी शुरुआती पढ़ाई इसी इलाके के स्थानीय स्कूलों में होती है। कोई विशेष रिकॉर्ड या अलग पहचान सामने नहीं आती। एक सामान्य छात्र जो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पूरी करता है। 1984 में वो पाकिस्तान पुलिस में शामिल होता है। ये एक बेसिक भर्ती होती है, बिना किसी विशेष सिफारिश या पृष्ठभूमि के। ट्रेनिंग के दौरान उसे वही प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिससे हर नया भर्ती गुजरता है। शारीरिक अभ्यास, हथियारों की ट्रेनिंग और फील्ड डिसिप्लिन। ये वो चरण हैं जहां उसे सिस्टम के भीतर काम करने की बुनियादी समझ मिलती है। ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग कराची में होती है। उस समय कराची पहले से ही एक जटिल शहर बन चुका था, जहां राजनीतिक तनाव, गैंग वॉर और संगठित अपराध एक साथ मौजूद थे। पुलिस की मौजूदगी हर जगह थी, लेकिन नियंत्रण हर इलाके में समान नहीं था। अपने शुरुआती वर्षों में असलम रूटीन पुलिसिंग का हिस्सा रहता है। पेट्रोलिंग, स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप और छोटे ऑपरेशन। समय के साथ वो CID यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से जुड़ता है। कराची में CID के साथ काम शुरू करने के बाद 1990 के दशक में असलम का काम धीरे धीरे बदलने लगता है। उस समय शहर में राजनीतिक हिंसा और गैंग गतिविधियां लगातार बढ़ रही थीं। अलग अलग समूह अपने अपने इलाकों में नियंत्रण बनाए हुए थे और कई जगहों पर पुलिस की एंट्री सीमित थी। इसी दौर में CID की टीमों को खास तौर पर उन इलाकों में भेजा जाने लगा जहां सामान्य पुलिसिंग असर नहीं दिखा पा रही थी। असलम भी इन्हीं टीमों का हिस्सा था। उसका काम खुफिया जानकारी के आधार पर संदिग्ध ठिकानों की पहचान करना और वहां कार्रवाई में शामिल होना था। ये काम लगातार फील्ड में रहने वाला था, कोई तय पैटर्न नहीं, हर ऑपरेशन अलग। 2000 के आसपास आते आते कराची में एक नया खतरा सामने आने लगता है, मिलिटेंट नेटवर्क्स। ये गतिविधियां शुरू में सीमित थीं,
लेकिन धीरे धीरे इनके कनेक्शन शहर के अंदर मजबूत होने लगे। सीआईडी के लिए ये एक अलग तरह की चुनौती थी, क्योंकि अब सामने सिर्फ स्थानीय गैंग नहीं बल्कि संगठित और वैचारिक नेटवर्क थे। असलम इस बदलाव के दौरान उन्हीं टीमों में बना रहता है जो इन नेटवर्क्स पर काम कर रही थी। खुफिया इनपुट्स के आधार पर कई जगहों पर रेड की जाती हैं, जहां संदिग्ध लोगों को पकड़ा जाता है। कुछ मामलों में मुठभेड़ भी होती है, लेकिन इन ऑपरेशनों की जानकारी सीमित रहती है, क्योंकि इनका उद्देश्य सीधे नेटवर्क को कमजोर करना होता है। 2004 से 2008 के बीच कराची में गैंग वॉर और मिलिटेंट गतिविधियां दोनों साथ साथ बढ़ती हैं। लियारी जैसे इलाकों में गैंग्स का प्रभाव स्पष्ट हो चुका था, जबकि दूसरी तरफ मिलिटेंट सेल्स अलग अलग हिस्सों में सक्रिय हो रहे थे। सीआईडी की कार्रवाई अब इन दोनों फ्रंट्स पर चल रही थी। 2008 के अंत तक कराची की स्थिति और जटिल हो चुकी थी। लियारी में गैंग्स का प्रभाव अपने चरम पर था और उनमें से एक नाम लगातार सामने आ रहा था, एक ऐसा नाम जो आने वाले समय में सीधे टकराव की स्थिति पैदा करने वाला था। 2009 कराची का लियारी इलाका उस समय पूरी तरह गैंग्स के नियंत्रण में था। यहां पुलिस की एंट्री आसान नहीं थी और कई बार ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही उसकी खबर अंदर तक पहुंच जाती थी। इसी इलाके में एक नाम लगातार उभर रहा था, रहमान डकैत। उस पर हत्या, अपहरण और गैंग नेटवर्क चलाने के कई आरोप थे और वो लंबे समय से पुलिस के लिए एक बड़ा लक्ष्य बना हुआ था। 9 अगस्त 2009 कराची का बाहरी इलाका स्टील टाउन के आसपास पुलिस को सूचना मिलती है कि रहमान डकैत अपने साथियों के साथ मूव कर रहा है। टीम को अलर्ट किया जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी को रोका जाता है। इसके बाद हालात तेजी से बदलते हैं। आधिकारिक बयान के मुताबिक उसकी तरफ से फायरिंग होती है और जवाब में पुलिस कार्रवाई करती है। कुछ ही देर में मुठभेड़ खत्म हो जाती है। वो और उसके 3 साथी गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिलते हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। 2009 के बाद चौधरी असलम का काम और ज्यादा संवेदनशील होता चला गया। अब फोकस केवल गैंग वार तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि कराची में बढ़ते मिलिटेंट नेटवर्क्स पर भी था। 2010 से 2011 के बीच तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जुड़े सेल्स शहर में अपनी मौजूदगी मजबूत करने लगे थे और पुलिस अधिकारियों को सीधे निशाना बनाया जाने लगा था। इसी दौरान चौधरी असलम उन टीमों में शामिल था जो इन नेटवर्क्स के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशंस कर रही थीं। खुफिया जानकारी के आधार पर संदिग्ध ठिकानों पर कार्रवाई की जाती, जहां से हथियार और संदिग्ध लोग पकड़े जाते। ये काम अब लगातार हाई रिस्क बन चुका था, क्योंकि सामने सिर्फ स्थानीय गैंग नहीं बल्कि संगठित मिलिटेंट ग्रुप्स थे। 2011 में कराची में उसके रेजिडेंट्स को एक आत्मघाती हमले में निशाना बनाया गया। विस्फोटकों से भरी गाड़ी के धमाके से घर को भारी नुकसान पहुंचा और आसपास का इलाका हिल गया। कई लोग घायल हुए। इस हमले के बावजूद चौधरी असलम का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक स्पष्ट संदेश था कि अब उसे सीधे टारगेट किया जा रहा था। इसके बाद उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन उसके काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया। वो उसी तरह ऑपरेशनों में शामिल रहा और उन्हीं नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई करता रहा जिन पर इस हमले का शक था। लेकिन अब एक चीज बदल चुकी थी। पहले वो खतरे का सामना कर रहा था, अब खतरा उसे ढूंढ रहा था। और ये साफ हो चुका था कि अगला हमला पहले से ज्यादा बड़ा और ज्यादा घातक हो सकता है। 2012 में कराची के हालात और बदलने लगे। अब हमले छुपकर नहीं बल्कि चुनकर किए जा रहे थे, खास तौर पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों पर। इसी दौर में चौधरी असलम का नाम खुलकर सामने आने लगा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की ओर से जारी की गई हिट लिस्ट्स में उसका नाम शामिल बताया गया। ये पहली बार था जब खतरा सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि घोषित हो चुका था। इसके बावजूद उसकी ऑपरेशनल प्रेजेंस कम नहीं हुई। 2012 और 2013 के दौरान वो लगातार उन टीमों के साथ काम करता रहा जो शहर में सक्रिय मिलिटेंट सेल्स को ट्रैक कर रही थीं। खुफिया इनपुट्स के आधार पर कई टारगेटेड कार्रवाइयां की गईं, जिनमें संदिग्ध ठिकानों से हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। इन ऑपरेशनों का मकसद केवल गिरफ्तारी नहीं बल्कि उन नेटवर्क्स की संरचना को तोड़ना था जो कराची में जड़ें जमा चुके थे। इस दौरान उसके मूवमेंट पर नजर रखने की कोशिशें भी बढ़ीं। उसके आने जाने के रास्तों, रूटीन और सुरक्षा पैटर्न को समझने की कोशिश की जा रही थी।
ये कोई अचानक होने वाला हमला नहीं था। तैयारी धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से चल रही थी। 2013 के अंत तक स्थिति और स्पष्ट हो चुकी थी। खुफिया स्तर पर संकेत मिल रहे थे कि उसके खिलाफ एक बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है। ये सामान्य टारगेटिंग नहीं थी, इसमें समय लिया जा रहा था, निगरानी की जा रही थी और सही मौके का इंतजार किया जा रहा था। और फिर 9 जनवरी 2014 को इंतजार खत्म हुआ। जो साजिश महीनों से बुनी जा रही थी उसे अंजाम दे दिया गया। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। वो इंसान से आगे बढ़कर एक कहानी बन जाते हैं और चौधरी असलम उन्हीं में से एक था।